हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं रिट 2021 के लिए हम लोगों ने ईवीएस टेस्ट 1 को हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट 2 को डिस्कस करेंगे ईवीएस का। और लेवल 1 के लिए हम लोग ईवीएस की क्लासेस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ताकि ईवीएस के अंदर आप एक अच्छी स्कोरिंग कर पाए और 30 में से कम 28 नंबर आसानी से रिट के एग्जाम में ला पाए। और जब आपका रिट के एग्जाम में 120 प्लस स्कोर होगा तो तभी आपका जो सिलेक्शन है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपको इस बार रिट के एग्जाम में 120 प्लस ही आपको नंबर लाने अपने। तो इस चीज को ध्यान में रखकर ही आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लास्ट क्लास में गाइस हम लोगों ने जो डिस्कस किया था टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में और हम लोग आगे के क्वेश्चन आंसर को टेस्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग डिस्कस करते हैं। कर्मचारियों के लाभ के लिए पारित भारतीय अधिनियम जिन्होंने सदस्यों के लिए संयुक्त परिवार पर आर्थिक निर्भरता को समाप्त कर दिया, कौन कौन से अधिनियम है, मतलब कौन कौन से अधिनियम है ये उनके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, भारतीय कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923, या ऑप्शन सेकंड रहेगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, या ऑप्शन थर्ड रहेगा फर्स्ट और जो सेकंड हमारे अधिनियम एक्ट है वो दोनों करेक्ट है, या ऑप्शन फोर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। फर्स्ट और जो सेकंड हमारी अधिनियम दे है ये बिल्कुल करेक्ट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। किस अधिनियम द्वारा ये घोषणा की गई कि अगर कोई हिंदू शिक्षा के द्वारा कोई संपत्ति बनाता है तो ये उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी, चाहे उसकी शिक्षा का खर्च संयुक्त परिवार द्वारा उठाया गया हो। तो ये किस अधिनियम के तहत कहा गया है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, 1930 में हिंदू विद्याधन अधिनियम, या ऑप्शन सेकंड रहेगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, या ऑप्शन थर्ड रहेगा भारतीय कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923, या ऑप्शन फोर रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। 1930 में हिंदू विद्याधन अधिनियम के तहत ऐसा कहा गया था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित किया गया है। तो आपको बताने कि बाल विवाह निरोध अधिनियम है वो कब पारित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है 1929 में, ऑप्शन सेकंड में क्या है 1930 में, ऑप्शन थर्ड में क्या है 1931 में, या ऑप्शन फोर रहेगा 1932 में। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक घर एवं एक आर्थिक इकाई को कौन सा परिवार कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या विस्तृत या विस्तारित परिवार, या ऑप्शन सेकंड रहेगा एकल परिवार, या ऑप्शन थर्ड रहेगा संयुक्त परिवार, या ऑप्शन फोर रहेगा नाभिक परिवार। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट विस्तृत या विस्तारित परिवार कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से भारत में कहाँ मार्त स्थानीय परिवार प्रथा मौजूद है। तो आपको बताने कि भारत के अंदर कहाँ पे मार्त स्थानीय परिवार प्रथा मौजूद है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है भारत में नायरो यानी कि मालवर और केरल में, या ऑप्शन सेकंड का गारो व खासी यानी कि मेघालय में मार्त स्थानीय परिवार देखने को मिलते हैं हमें, या ऑप्शन थर्ड रहेगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही रहेंगे हमारे आंसर, या ऑप्शन फोर रहेगा राजस्थान में। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। फर्स्ट और जो सेकंड ऑप्शन दे रखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। मातुल यानी कि मामा स्थानीय परिवार कहाँ देखने को मिलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है ट्रोबियांडा द्वीपवासियों, या ऑप्शन सेकंड रहेगा गारो व खासी, या ऑप्शन थर्ड रहेगा राजस्थान में, या ऑप्शन फोर रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट है ट्रोबियांडा द्वीपवासियों में। तो ट्रोबियांडा द्वीपवासियों में मातुल यानी कि मामा स्थानीय परिवार देखने को मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पर द्विस्थानीय प्रथा मौजूद है। तो आपको बताने कि भारत में कहाँ पर द्विस्थानीय प्रथा मौजूद है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है लक्षद्वीप में, ऑप्शन सेकंड में क्या है केरल में, ऑप्शन थर्ड में क्या है आसांती जनजाति में, या ऑप्शन फोर रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं।
मार्त वंशीय परिवार प्रथा कहाँ देखी जाती है? तो आपको बताने की मार्त वंशीय यानी कि माता से रिलेटेड जो परिवार प्रथा है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऑप्शन फर्स्ट में कहा मालवार यानी कि केरल में, ऑप्शन सेकंड में कहा राजस्थान में, ऑप्शन थर्ड में कहा लक्षद्वीप में, या ऑप्शन फोर रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा मालवार यानी कि केरल में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बहुपत्निक परिवार भारत में कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में कहा नागा जनजातियों में, ऑप्शन सेकंड में कहा बेगा जनजातियों में, ऑप्शन थर्ड में कहा गोंड जनजातियों में, या ऑप्शन फोर रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। बहुपति विवाही परिवार भारत में कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में कहा जोनासार यानी कि बावर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सेकंड में कहा खस जनजाति में, ऑप्शन थर्ड में कहा नीलगिरी पर्वत की टोंडा जनजाति यानी कि मालवार केरल में, या ऑप्शन फोर रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। इन तीनों जगह यानी कि उत्तर प्रदेश, खस जनजाति और केरल, यहाँ पे हमें बहुपति विवाही परिवार देखने को मिलते हैं, जहाँ एक ही परिवार में एक पत्नी के एक से ज्यादा पति होते हैं, और बहुपत्निक में जहाँ एक पति के एक से ज्यादा अधिक पत्नियां होती हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? इसमें से आपको विशेषता बतानी है जो फैमिली की नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या कम से कम दो भिन्न लिंग वाले व्यक्ति साथ रहते हो, या ऑप्शन सेकंड है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, या ऑप्शन थर्ड रहेगा वे समान आवास भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, या ऑप्शन फोर रहेगा सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन दे रखा है सेकंड ये गलत है। बाकी परिवार के अंदर दो अलग अलग लिंग के व्यस्त साथ रहते हैं, और साथ में वे समान आवास हो गया, भोजन हो गया, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग एक साथ करते हैं, और साथ में सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व भी उन्हीं के कंधों पे होता है कि फैमिली की सुरक्षा करनी हो, साथ में बच्चों का भी उत्तरदायित्व संभालना है माता पिता को। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस करते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य। तो आपको बताने की एकल परिवार किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में का वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, या ऑप्शन सेकंड है का परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं, या ऑप्शन थर्ड है का संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं साथ में, या ऑप्शन फोर है केवल पति पत्नी रहते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं, उसी को हम एकल परिवार या उसी को हम न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में क्या समाज कहते हैं, ऑप्शन सेकंड में क्या परिवार कहते हैं, ऑप्शन थर्ड में क्या समुदाय कहते हैं, या ऑप्शन फोर रहेगा समिति कहते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड हमारा परिवार कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर डिस्कस करते हैं। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, कौन सा परिवार कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में का प्रभव परिवार एवं प्रजनन परिवार, ऑप्शन सेकंड में का संयुक्त परिवार एवं एकाकिक परिवार, या ऑप्शन थर्ड है मूल परिवार एवं परिधि मूलक परिवार, या ऑप्शन फोर रहेगा कृत स्थानीय परिवार एवं मार्ग स्थानीय परिवार। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा प्रभव परिवार एवं प्रजनन परिवार। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आईपी देसाई एवं के एम काबडिया के योगदान की संबद्धता है, मतलब किससे है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का परिवार व्यवस्था से, ऑप्शन सेकंड में का वर्ग व्यवस्था से, ऑप्शन थर्ड में का जाति व्यवस्था से, या ऑप्शन फोर रहेगा धर्म व्यवस्था से। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट परिवार व्यवस्था से। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करते हैं। किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है।
ऑप्शन फर्स्ट में क्या प्राथमिक समूह में, ऑप्शन सेकंड में क्या हम समूह में, या ऑप्शन थर्ड में क्या अर्ध प्राथमिक में, या ऑप्शन फोर रहेगा समुदाय में। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा प्राथमिक समूह में। यानी कि परिवार जो है वो प्राथमिक समूह माना जाता है, जहाँ बच्चे का पहला सामाजिकरण होता है, जहाँ बच्चे का पहला सामाजिक विकास होता है वो बच्चे का उसके परिवार में ही होता है। और सेकंड जो बच्चे का सामाजिक विकास होता है वो विद्यालय में होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, ये कथन किनके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन फर्स्ट में है डॉक्टर कर्वे का, ऑप्शन सेकंड में है के.एम. कापडिया का, या ऑप्शन थर्ड है रजनी कोठारी का, या ऑप्शन फोर है प्रभु का। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है के.एम. कापडिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को डिस्कस करते हैं। दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकीक आर्थिक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में का एकाकिक परिवार, ऑप्शन सेकंड में का संयुक्त परिवार, ऑप्शन थर्ड में का उत्पादक परिवार, या ऑप्शन फोर रहेगा विस्तारित परिवार। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर, विस्तारित परिवार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को डिस्कस करते हैं। परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है, कि आपको बताने की परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? ऑप्शन फर्स्ट में का ग्रीक शब्द फैमिलिटी से, या ऑप्शन सेकंड रहेगा लैटिन शब्द फेमिलाइन से, या ऑप्शन थर्ड रहेगा रोमन शब्द फैमुलस से, या ऑप्शन फोर रहेगा उक्त कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, रोमन शब्द फैमुलस से परिवार शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट में का परिवार में संयुक्त रसोई होती है, या ऑप्शन सेकेंड है उत्पादक साधनों पर ना कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है, या ऑप्शन थर्ड है देवी देवताओं की उपासना का एक सामान्य स्थान होता है, या ऑप्शन फोर है उत्पादक साधनों पर परिवार का सामूहिक स्वामित्व होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, उत्पादक साधनों पर ना कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है। तो ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने देश को प्रोत्साहित किया है। ऑप्शन फर्स्ट में का व्यक्तिकरण को, ऑप्शन सेकंड में का सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को, या ऑप्शन थर्ड में का प्रतिस्पर्धा को, या ऑप्शन फोर है केवल सहयोग को। तो गाइस इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को डिस्कस करते हैं। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट में का गोत्र, ऑप्शन सेकंड में का वंश, या ऑप्शन थर्ड रहेगा परिवार, या ऑप्शन फोर रहेगा उक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हमारा परिवार यानी कि फैमिली। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्राथमिक संबंधित नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में का है 8, ऑप्शन सेकंड में का है 25, ऑप्शन थर्ड में का है 15, या ऑप्शन फोर रहेगा 7। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, 8 संबंध बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को डिस्कस करते हैं। मानव समूह की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट में का है परिवार, ऑप्शन सेकंड में का है मोहल्ला, ऑप्शन थर्ड में का है ढाणी, या ऑप्शन फोर रहेगा गांव। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा परिवार। मानव समूह की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो फैमिली होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी विशेषता या प्रकार्य एक परिवार की नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट में का सामाजिक समूह, ऑप्शन सेकंड में का सामाजिकरण, ऑप्शन थर्ड में का आर्थिक सहयोग, या ऑप्शन फोर रहेगा गृह क्लेश। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर रहेगा गृह क्लेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकार्य परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट में का यौन इच्छाओं की पूर्ति, ऑप्शन सेकंड में का है भोजन का प्रबंध, ऑप्शन थर्ड में का संतानोत्पत्ति, या ऑप्शन फोर रहेगा प्रजाति निरंतरता। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, भोजन का प्रबंध। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं यानी कि रहते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजा घर एवं रसोई होती है। परिभाषा निम्न में से किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती है? यानी कि ये जो डेफिनेशन दी गई है फैमिली से रिलेटेड, ये किस प्रकार के परिवार को संबोधित करती है? ऑप्शन फर्स्ट में का है विस्तृत परिवार, ऑप्शन सेकंड में का है नाभिक परिवार,
ऑप्शन थर्ड में का संयुक्त परिवार, या ऑप्शन फोर रहेगा प्रतिसत्तात्मक परिवार। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा संयुक्त परिवार, यानी कि जॉइंट फैमिली के बारे में यहाँ बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को डिस्कस करते हैं। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है, मतलब किन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन फर्स्ट में का है मैक्स मूलर ने, ऑप्शन सेकंड में का है डॉक्टर इरावती कर्वे ने, या ऑप्शन थर्ड रहेगा मनु ने, या ऑप्शन फोर रहेगा कापिया ने। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट में का पति अनियमित आगंतुक हो सकता है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा पत्नियां अपने पतियों के घर आकर रहती हैं, या ऑप्शन थर्ड रहेगा साधारणतः बच्चों का माता के परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है, या ऑप्शन फोर रहेगा पिता परिवार का सर्वोच्च मुखिया होता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। यहाँ पे सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ स्टेटमेंट दे रखी है वो बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। पत्नियां अपने पतियों के घर आकर रहती हैं, और साथ में साधारणतः बच्चों का माता के परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता। उसके बाद फोर्थ अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, पिता परिवार का सर्वोच्च मुखिया होता है जो फैमिली को संभालता है, और सारा जो डिसीजन है वो मुखिया के द्वारा ही लिया जाता है। इसलिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को डिस्कस करते हैं। एकल परिवार वह है जिसमें, तो एकल परिवार के बारे में बताने की कौन कौन रहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में कहा केवल माता पिता रहते हैं, ऑप्शन सेकंड में कहा केवल अविवाहित बच्चे रहते हैं, या ऑप्शन थर्ड रहेगा माता पिता अविवाहित बच्चे एवं दादा दादी रहते हैं, या ऑप्शन फोर रहेगा केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा माता पिता अविवाहित बच्चे एवं दादा दादी रहते हैं, उसी को हम लोग एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त परिवार उसे कहेंगे जिसमें, तो संयुक्त परिवार के बारे में बताने के संयुक्त परिवार किसे कहते हैं हम लोग। ऑप्शन फर्स्ट में का परिवार की 3 पीढ़ियां साथ रहती हो, या ऑप्शन सेकंड है माता पिता दादा दादी एवं अविवाहित बच्चे साथ रहते हैं, या ऑप्शन थर्ड रहेगा उक्त यानी कि फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है हमें वो करेक्ट रहेगी, या ऑप्शन फोर रहेगा माता पिता एवं अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा हमारा फर्स्ट और जो सेकंड हमारी स्टेटमेंट दे रखी है वो बिल्कुल सही रहेगी। तो संयुक्त परिवार के अंदर 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, साथ में माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए और अविवाहित बच्चे होते हैं वो साथ में रहते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को डिस्कस करते हैं। संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है। ऑप्शन फर्स्ट में का पिता का, ऑप्शन सेकंड में का माता का, या ऑप्शन थर्ड रहेगा सबसे बड़े बेटे का, या ऑप्शन फोर रहेगा परिवार के मुखिया का। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर रहेगा परिवार के मुखिया का नियंत्रण होता है संयुक्त परिवार में, और सारा जो डिसीजन लिया जाता है वो परिवार के मुखिया के द्वारा ही लिया जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है, कहाँ पे होती है यानी कि कौन से परिवार में होती है। ऑप्शन फर्स्ट में का संयुक्त परिवार में, ऑप्शन सेकंड में का एकल परिवार में, ऑप्शन थर्ड में का एकल एवं संयुक्त दोनों परिवारों में, या ऑप्शन फोर रहेगा दोनों में नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार के अंदर जो वृद्ध माता पिता होते हैं और जो बच्चों की देखभाल है वो अच्छे ढंग से हो पाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को डिस्कस करते हैं। एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। ऑप्शन फर्स्ट में का एकाकीपन, ऑप्शन सेकंड में का आत्मनिर्भरता, या ऑप्शन थर्ड रहेगा स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, या ऑप्शन फोर रहेगा उक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर। ये सारे जो हमें ऑप्शन दे रखे वो बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। एकल परिवार में बच्चे में अकेलेपन की भावना रहती है, बच्चे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और उन्हें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली से रिलेटेड विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए और इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण है। आपको बताना कि संयुक्त परिवारों के विघटन या जो संयुक्त परिवार समाप्त हुए हैं उसका क्या कारण है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना, या ऑप्शन सेकंड है परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता होना,
या ऑप्शन थर्ड रहेगा परिवार बड़ा होना, या ऑप्शन फोर रहेगा उक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाने, यानी जब बच्चे अधिक शिक्षित हो जाते हैं और कमाने के लिए जब वो बाहर चले जाते हैं तो वो लोग वहीं पर ही रहना शुरू करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को डिस्कस करते हैं। एक परिवार का एक रूप नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में का अनुकूलित मूल परिवार, या ऑप्शन सेकंड है का अनुकूलित शाखीय परिवार, या ऑप्शन थर्ड है का उपमूल परिवार, या ऑप्शन फोर है का अनुकूलित एकल परिवार। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा अनुपूरित शाखीय परिवार। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 संयुक्त परिवार की विशेषता है। आपको बताने की संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है सहभोजिता, ऑप्शन सेकंड में कहा सहनिवास, ऑप्शन थर्ड में कहा संपत्ति में सहभागिता, या ऑप्शन फोर रहेगा उक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर। ये सारे जो ऑप्शन दे रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में बाधक है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा दाम्पत्य संबंधों पति पत्नी के मध्य पर अधिक बल देना, या ऑप्शन सेकंड है परिवार के सदस्यों की आय स्वभाव एवं गुणों में अत्यधिक असमानता होना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, या ऑप्शन फोर रहेगा बच्चों पर ध्यान ना देना। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार में होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में कहा माता पिता पुत्र पुत्र वधु एवं भाई बहन, या ऑप्शन सेकंड है तीन या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में व शाखीय रूप में परस्पर संबंधित होते हैं, या ऑप्शन थर्ड है अविवाहित या तलाकशुदा एवं विधवा संबंधी अपने बच्चों या भाई बहनों के साथ रहते हैं, या ऑप्शन फोर रहेगा सारे के सारे ठीक है ऑप्शन हमारे। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा तीन या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में व शाखीय रूप में परस्पर संबंधित होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और ये भी याद रखना है कि कौन कौन से परिवार के अंदर कौन कौन से फैमिली के लोग रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकार्य परिवार के आर्थिक प्रकार्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा निवास एवं विवाह प्रबंध, ऑप्शन सेकंड में कहा आय तथा संपत्ति का प्रबंध, या ऑप्शन थर्ड रहेगा श्रम विभाजन, या ऑप्शन फोर रहेगा उत्तराधिकार का निर्धारण। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा निवास एवं विवाह प्रबंध। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को मिला के हम लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस करे। और गाइस इसी तरीके से हम लोग ईवीएस की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखेंगे ताकि ईवीएस के अंदर आप लोग 30 में से 29 28 नंबर आसानी से स्कोर कर पाए। और अपना जो रिट में आपको टारगेट लेके चलना है 120 प्लस का ही टारगेट लेके चलना है, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो पॉसिबल हो पाएगा और आप मेरिट में भी आ पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना और उसी के अनुसार ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।